हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ्स। अगर आप भी क्लास 10th आईसीएससी का एग्जाम देने वाले हो 2026 में, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में हम जो आईसीएससी का पेपर हुआ था 2025 का, मीन्स इसी साल का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उससे आपको आइडिया लगेगा कि जो एग्जामिनर है बेटा वो किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है। एक्चुअली आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस एग्जाम के नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस एग्जाम के सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्प करते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। बिकॉज उससे आपको आइडिया लगता है कि एक एग्जामिनर जो है वो किस टॉपिक के बारे में किस टाइप से सोच रहा है और किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। ओके, तो देखते हैं हम बेटा जो आईसीएससी बोर्ड 2025 का पेपर था। पेपर जो था बेटा दो सेक्शन में डिवाइडेड था, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सेक्शन ए था बेटा वही आपका 40 मार्क्स का था और सेक्शन बी जो था वो भी आपका 40 मार्क्स का था। तो जो सेक्शन ए है बेटा इसमें ओवरऑल 3 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा वो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन 2 और 3 जो है बेटा वो क्या थे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। ओके, सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन है, मींस क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, वो आपको मैंडेटरी था। मींस आपको उसमें कोई भी चॉइस नहीं दे रखी थी। आपको जो भी तीनों क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन बिलो। इसमें आपको देखो क्लियरली मेंशन है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। तो सेक्शन ए जो है बेटा उसके आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो किस टाइप का बेटा, चूज द करेक्ट आंसर। आपको सिर्फ करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है। यहाँ पे मेंशन भी है, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन जो है वो कॉपी नहीं करना है वापस आंसर शीट में। यू जस्ट हैव टू मेंशन द करेक्ट ऑप्शन इन योर आंसर शीट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट में आपको टोटल 15 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो उस 15 में से जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है, देखो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज। तो आपको ये एक बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और आपको क्या पूछा है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स का आपको अल्टीमेटली नेचर बताना है ना। तो मैं रूट्स का नेचर देख लेता हूं। तो रूट्स के नेचर के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा, आपको डिस्क्रिमिनेंट चाहिए होता है। अब ये जो इक्वेशन है बेटा इसमें स्मॉल ए की वैल्यू क्या है, 3 है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो स्मॉल ए होता है बेटा। जो x का कोफिशिएंट होता है वो √7, ठीक है, वो b होता है, ऑब्वियस सी बात है। और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होता है बेटा, c होता है। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वही हमारा क्या करता है, जो रूट्स का नेचर है उसको आइडेंटिफाई करता है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो अगर डी जो है मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे बेटा, इमेजिनरी हो जाएंगे। ओके, या मीन्स नो रियल रूट्स आ जाएंगे। तो मैं डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखो बी क्या है बेटा, √7, तो ये आ गया बेटा √7 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 2। तो √7 का स्क्वायर हो गया बेटा 7 माइनस 4 3 इज 12 एंड 12 इंटू 2 करोगे तो 24 आ गया। तो आपके पास में ये क्या आ गया बेटा, माइनस का रूट माइनस का 17। तो डी की वैल्यू बेटा माइनस 17 आ रही है। इट मीन्स डी जो है बेटा लेस देन 0 आ रहा है। जब भी डी लेस देन होता है तो रूट्स कैसे होते हैं बेटा, नॉन रियल रूट्स। ठीक है, नॉन रियल रूट्स या फिर आप इमेजिनरी रूट्स भी इनको बोल सकते हो। तो जब भी डी लेस देन 0 आता है रूट्स इमेजिनरी होते हैं या फिर नो रियल रूट्स आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो मिस्टर अनुज डिपोजिट्स ₹500 पर मंथ। मिस्टर अनुज जो है वो 500 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं। तो पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट रिकरिंग अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। पर मंथ फॉर 18 मंथ्स। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल गिवन है बेटा कितना है, ₹500। ओके, और नंबर ऑफ मंथ्स मींस स्मॉल एन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 18 मंथ्स दे रखी है। आगे क्या देखो, इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एट ए सर्टेन रेट। ओके, रेट हमें नहीं दे रखी। इफ ही अर्न्स ₹570 एज इंटरेस्ट, तो आपको इंटरेस्ट भी दे रखा है बेटा। इंटरेस्ट क्या है, ₹570। वट वी हैव टू फाइंड आउट एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, देन हिज मच्योर्ड अमाउंट। तो आपको उसका मच्योर्ड अमाउंट बताना है, मीन्स मैच्योरिटी पे क्या वैल्यू मिलने वाली है उसको। तो जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है,
टोटल डिपॉजिट, आप कितना डिपॉजिट कर रहे हो बेटा, और जो आप डिपॉजिट कर रहे हो उस पे कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो इन दोनों का जो सम होता है बेटा वो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होती है। तो डिपॉजिट टोटल कितना कर रहे हैं बेटा, ईच मंथ 500 कर रहे हैं, कितने मंथ तक, 18 मंथ तक। तो टोटल डिपॉजिट जो होता है वो क्या होता है बेटा, बेसिकली प्रिंसिपल इनटू नंबर ऑफ मंथ्स जितना आप डिपॉजिट कर रहे हो, प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है मैं 570, तो ये 570 में डायरेक्ट यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है हमें। अब P इंटू एन, पी कितना है बेटा 500 है, इंटू एन कितना है बेटा 18, और प्लस में ये क्या आ गया बेटा 570। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है 500 इंटू 18 प्लस 570। तो ऑप्शन ए जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे रखा होता तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके फिर 570 ऐड कर देता, तो वो भी आंसर आ सकता था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो कोई भी इवेंट है बेटा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है बेटा वो ऑलवेज 0 और 1 के बीच में होता है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 और 1 के बीच में होती है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, इट मीन्स वो इवेंट कैसा है बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा 1 है, इट मीन्स वो कैसा इवेंट है, श्योर इवेंट है। इट मीन्स वो तो होना ही होना है। ओके, तो आप ऑप्शन देख लो बेटा, कौन से जो ऑप्शन है जिसमें वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन 5/4, 5/4 तो बेटा क्या होता है 1.25। इट मीन्स इसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी देखो ये 0 और 1 के बीच में बेटा 1/33, ये भी 0 और 1 के बीच में। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.33 आ जाएगी ना। ठीक है, ये भी 0 और 1 के बीच में। 67% दे रखा है, तो 67% हटाता हूँ तो डिवाइड में 2 0 आ जाएगा, तो ये भी क्या आएगा बेटा 0.67। ओके, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं है, तो यही इवेंट की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो ओरिजिन से पास कर रही है। तो आप ऑप्शन में देख लो कौन सी ऐसी लाइन है जो ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, ओरिजिन का मतलब पॉइंट 0,0। तो कौन सी लाइन है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में चेक करता हूँ, ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, बिकॉज 0 + 5, 5 = 0 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड लाइन देखता हूँ, देखो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -5 = 0 आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड ऑप्शन हमारा हो सकता है ये 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। एंड पैरेलल टू दी लाइन, तो इस लाइन के बेटा क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो लाइन पैरेलल होने की क्या कंडीशन है बेटा हमारे पास में, A1/A2 जो है बेटा वो इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, और नॉट इक्वल होना चाहिए बेटा C1/C2 के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे A1 की वैल्यू देखता हूँ, A1 की वैल्यू बेटा यहाँ पे 3 है, B1 की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 4 है, और C1 की वैल्यू क्या है 7 है इस फर्स्ट इक्वेशन में। तो A2 में क्या लूं, A2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देखो सपोज ये वाला लेता हूँ, A2 = 4 ले लेता हूँ मैं, B2 = -3 है, और C2 जो है वो 0 आएगा अगर मैं थर्ड वाला ऑप्शन देखता हूँ तो, है ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो, तो A1 जो है वो 3 है, A2 अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो ये 3/4 है, B1 कितना है बेटा 4 है, और B2 क्या है बेटा -3 है, तो ये तो 3/4 आ रहा है, ये माइनस में 4/3 आ रहा है। इट मींस ये वाला आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा फिर, फोर्थ वाला आंसर होगा। ओके, एक तरीका ये है इसको करने का। दूसरा तरीका क्या है बेटा, आप यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है यहाँ से आप स्लोप फाइंड आउट करो। तो अगर लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के, तो दोनों लाइंस की जो स्लोप होगी वो क्या होगी बेटा, सेम आएगी, है ना। तो स्लोप निकालने का क्या तरीका है बेटा, इस लाइन को आप कंपेयर कर दो y = mx + c से। ठीक है, y = mx + c से मैं की फॉर्म में मैं इस लाइन को कन्वर्ट कर रहा हूँ, और जो x का कोफिशिएंट होगा वही क्या होगी, इसकी स्लोप होगी, है ना। तो इस इक्वेशन को देखो y = कन्वर्ट करता हूँ तो 4y = ये क्या आ जाएगा देखो -3x -7। ओके, तो y की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगी देखो -3/4 ऑफ x, और माइनस का आ जाएगा 7/4। तो यहाँ पे स्लोप जो है इस इक्वेशन की क्या है बेटा -3/4 है, और यही क्या है m की वैल्यू। अगर कंपेयर करता हूँ तो हमें ऐसी लाइन चाहिए जिसकी स्लोप क्या हो बेटा -3/4, बिकॉज पैरेलल लाइंस की बात हो रही है, तो दोनों लाइन की स्लोप क्या होगी
ऑलवेज सेम होगी। तो अब इन दोनों में से आप ये देख लो, जिसकी स्लोप -3/4 है वही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। तो अगर मैं फोर्थ ऑप्शन देखता हूँ तो ये जो इक्वेशन है इसको भी y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 4y इज इक्वल टू देखो -3x आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई देखो -3/4 ऑफ x। इट मीन ये क्या हो गया, यहाँ पे c कुछ है नहीं तो c की जगह 0 आ गया। इसको कंपेयर करता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो m देखो क्या आ रहा है यहाँ पे -3/4। इट मीन ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, बिकॉज इसी की स्लोप क्या है -3/4 है। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे स्लोप जो आ रही है थर्ड ऑप्शन में वो क्या आ रही है 4/3 के इक्वल। ओके, तो इस तरीके से आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है इफ a इज इक्वल टू, ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, देन a स्क्वायर, तो आपको a स्क्वायर फाइंड करना है। तो a स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, a इंटू a हो जाएगा। ठीक है, तो a क्या दे रखा है आपको बेटा 0 1 1 0। ठीक है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है बेटा 0 1 1 0। तो मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या आ जाएगा देखो a स्क्वायर। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, मैट्रिक्स को रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू 0 क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 आ जाएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 0 + 1 आ गया फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट देखो 0 इंटू 1 करता हूं 0 आ जाएगा, 1 इंटू 0 करूंगा 0 आ जाएगा। तो 0 + 0 हमारा सेकंड ऑप्शन सेकंड एलिमेंट आ गया। थर्ड एलिमेंट क्या आएगा देखो, सेकंड वाली रो को फर्स्ट वाले कॉलम से करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करूंगा 1 इंटू 0 क्या आ गया 0, प्लस 0 इंटू 1 करूंगा तो ये भी आ जाएगा 0, तो ये भी 0 + 0 आ गया। नेक्स्ट 1 इंटू 1 करूंगा 1 आ गया बेटा, प्लस 0 इंटू 0 करूंगा 0 आ जाएगा। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में देखो 1, और ये 0 + 0 0, ये 0 + 0 0, और ये 1 + 0 1। तो 1 0 0 1 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है ना। तो 1 0 0 1 कहाँ आ रहा है बेटा, ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है, इन द गिवन डायग्राम कोड्स AC एंड BC आर इक्वल। तो AC और BC इक्वल है बेटा, है ना। तो अगर AC और BC इक्वल है, ABC ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लियरली, तो अगर दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, इट मींस इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज कैसा ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो AC के अपोजिट एंगल क्या है बेटा, एंगल B। ठीक है, और BC के अपोजिट एंगल कौन सा है बेटा, एंगल A। ये दोनों क्या है बेटा, इक्वल है, ध्यान रखना। ये सपोज x डिग्री है तो ये भी x ले लेता हूं, है ना। आगे क्या दे रखा है, इफ एंगल ACD, एंगल ACD बेटा ये कितना दे रखा है आपको 120 डिग्री दे रखा है ना, देन एंगल AEC, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली, है ना। तो एक चीज मुझे बताओ, ये एंगल अगर 120 डिग्री है बेटा, तो ये जो ट्राइंगल के अंदर है वो एंगल फिर कितना होगा, 60 डिग्री होगा, बिकॉज BCD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेंगे उनका सम क्या आने वाला है 180 डिग्री आएगा। तो अगर ये यहाँ पे 120 है तो ये ऑब्वियस सी बात है 60 डिग्री होगा। आई बात समझ में। अब ये ABC जो है वो ट्राइंगल के एंगल है, तो तीनों एंगल का सम क्या होने वाला है बेटा 180 डिग्री आएगा। तो ये x है प्लस x है, तो x प्लस x प्लस 60 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 180 डिग्री के इक्वल। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, ये 60 उधर चला जाएगा 120 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास में यहाँ पे 60 डिग्री। ओके, तो ये भी 60 डिग्री आ गया बेटा, ये भी 60 डिग्री आ गया, और ये भी 60 डिग्री आ गया। इट मीन्स ये जो हमें ट्राइंगल गिवन है वो कैसा ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। तो ये भी 60 डिग्री आ गया और ये भी 60 डिग्री आ गया। अब हमें कौन सा फाइंड आउट करना है बेटा, एंगल AEC। तो अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखोगे ABCD, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बेटा जो अपोजिट वर्टाइसेस पे एंगल बनते हैं उनका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टाइसेस एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑलवेज अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं वहां जो एंगल बनता है उनका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो अगर ये बेटा 60 डिग्री है तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो फिर एंगल AEC कितना हो जाएगा बेटा, एंगल AEC प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। तो एंगल AEC क्या आ जाएगा आपके पास में 120 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा ना। तो ऑप्शन
डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है बेटा। द फैक्टर कॉमन टू द टू पोलिनोमियल, ये आपको एक पोलिनोमियल और ये दूसरा पोलिनोमियल दे रखा है, आपको बताना है इन दोनों पोलिनोमियल में कॉमन फैक्टर क्या है। आई बात समझ में? तो अगर आपको फैक्टराइजेशन से फैक्टर फाइंड आउट करना आता है, आई होप आता होगा आपको, बिकॉज वो आना जरूरी है, हर जगह काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं वही मेथड यूज ले लेता हूं। सपोज मुझे इसका फैक्टराइजेशन आता है, तो एक्स स्क्वायर -4 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको मैं 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है पोलिनोमियल, ये फर्स्ट है पोलिनोमियल। सेकंड पोलिनोमियल हमें गिवन है बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4, ये पोलिनोमियल दे रखा है। तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ देखो कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और यहाँ -4 कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट 2 से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ये क्या बच जाएगा बेटा यहाँ पे x -1, यहाँ पे देखो -4 कॉमन आ रहा है बेटा, ये क्या बन जाएगा x -1। ठीक है, x -1 बेटा ओवरऑल कॉमन आ गया, आपके पास में क्या आ गया एक्स स्क्वायर -4। अब इस एक्स स्क्वायर -4 के फिर फैक्टर बन सकते हैं बेटा, कौन कौन से, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ फिर से, एक्स स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी ए प्लस बी। ये यहाँ भी किए ही हमने, देखो एक्स स्क्वायर -4 के फैक्टर यही तो बनाए, तो यही सेम यहाँ पे भी आ गया। तो कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है बेटा इसका, x -2 और x +2, ये दोनों ही कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। तो ये तो इसका आंसर तो ऑप्शन सी और डी दोनों ही होंगे बेटा। ये कैसे दे दिया क्वेश्चन, आई थिंक गलती से आ गया होगा, बोनस होगा ये, जिसने भी दोनों में से कोई भी आंसर लगाया होगा उसको मार्क्स मिलेंगे इसके। ठीक है, एक तरीका तो बेटा ये है कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने का। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप इस फैक्टर से जो वेरिएबल है x उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जैसे मैं यहाँ से देखो अगर वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो x की वैल्यू 2 आती है यहाँ पे। अब ये जो x की वैल्यू 2 है ये इन दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी ये इसका फैक्टर बन सकता है। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 मैं यहाँ फर्स्ट में रखता हूँ, तो 4 - 4 0 बन रहा है, इट मीन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी बन सकता है जब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू के लिए क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए। आई बात समझ में? तो x इक्वल टू 2 पे ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, x इक्वल टू 2 पे ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है क्या, देखो ये 2 रखा तो ये आ गया 8 -4 और 2 रखा तो ये -8 आ गया प्लस 4 आ गया, तो ये भी देखो 0 हो रहा है। इट मीन्स ये x इक्वल टू 2 को क्या कर रहा है, दोनों पॉलिनोमियल सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मींस x -2 इसका फैक्टर होगा। x इक्वल टू -2 चेक कर लेता हूं, तो -2 का स्क्वायर 4 - 4 ये भी 0 हो रहा है, -2 पे भी यहाँ -2 पुट करता हूं तो -2 का होल क्यूब करूंगा तो -8 आ गया बेटा, यहाँ -2 पुट करूंगा तो ये तो माइनस का 4 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ -2 पुट करूंगा तो प्लस का 8 आ गया बेटा और ये प्लस का 4 आ गया, तो फिर से ये देखो कैंसिल हो गया। इट मीन्स दोनों ही क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दे रखा है। अ मैन इन्वेस्टेड इन ए कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड, एक मैन जो है वो 12% डिविडेंड देने वाली कंपनी में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। इफ द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 10%, आपको क्या गिवन है बेटा, एक तो डिविडेंड परसेंट गिवन है। ठीक है, डिविडेंड परसेंट दे रखा है बेटा 12% और रिटर्न परसेंट आपको दे रखा है बेटा 10%। देन द शेयर्स आर, तो वो पूछ रहा है कि शेयर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, एट पार पे होंगे, बिलो पार होंगे, अबो पार होंगे। ठीक है, तो बेटा हमें ध्यान रखना है जब भी डिविडेंड दे रखा हो, डिविडेंड कौन देता है बेटा, कंपनी देती है। क्या होता है डिविडेंड, कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ में शेयर करती है। इट मीन्स अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हो, किसी कंपनी की शेयर है आपके पास में, तो कंपनी आपको क्या देगी बेटा, एनुअली डिविडेंड देने वाली है। तो वो जो एनुअली डिविडेंड होगा आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है बेटा हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें कंपनी से आ रहा है तो कंपनी से प्रॉफिट ऑलवेज डिविडेंड की फॉर्म में आएगा, और वो डिविडेंड जो मिलेगा बेटा वो आपको नॉमिनल वैल्यू पे मिलेगा ऑलवेज, है ना। वो जो प्रॉफिट कंपनी देती है वो ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे देती है। तो प्रॉफिट या डिविडेंड जो होता है अगर कंपनी दे रही है तो वो डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू के इक्वल होगा। अगर आपको प्रॉफिट मार्केट से मिल रहा है, मीन्स शेयर मार्केट से मिल रहा है, सपोज आपने जो है वो शेयर जो है वो मार्केट से परचेज किए हैं। ठीक है, तो मार्केट से आपको क्या मिलने वाला है,
कंपनीज ऑब्वियस सी बात है, किसी कंपनी के शेयर परचेज किए होंगे आपने, बट वो परचेज कहाँ किए होंगे, मार्केट से किए हैं, शेयर मार्केट से। तो शेयर मार्केट से जब भी आप परचेज करोगे तो वो ऑलवेज मार्केट वैल्यू पे परचेज करोगे। आई बात समझ में? तो वहां से जो प्रॉफिट आता है बेटा वो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट परसेंट और इन टर्म्स ऑफ रिटर्न परसेंट आता है, और वो किस पे निकलता है, ऑलवेज मार्केट वैल्यू पे निकलता है। तो ये जो प्रॉफिट है बेटा, इसको आप रिटर्न परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज इनटू मार्केट वैल्यू के इक्वल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ठीक है, जब भी डिविडेंड परसेंट, रिटर्न परसेंट, नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू की बात हो रही हो, चारों टर्म्स एक साथ आ रही है, तो इट मीन्स ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं लगने वाला है। इन चार में से कोई 3 टर्म्स आपको दे देगा, फोर्थ वन पूछ लेगा, अदरवाइज कोई 2 दे देगा, बाकी 2 का आपको रेशियो पूछ लेगा। ठीक है, तो डिविडेंड परसेंट बेटा कितना दे रखा है, 12%, तो इसकी जगह मैं 12/100 रख देता हूँ, इनटू एनवी आ गया बेटा, एनवी हमें नहीं दे रखा। ठीक है, आर की वैल्यू दे रखी है 10%, तो ये आ जाएगा 10/100 इंटू एमवी भी हमें नहीं दे रखा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू का क्या आ जाएगा बेटा, रेशियो आ जाएगा ना। तो ये देखो 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया 6 टाइम, ये 2 से कैंसिल हो गया 5 टाइम। तो अगर मैं एनवी अपॉन एमवी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो ये रेशियो जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, 5/6 आ गया। इट मीन्स नॉमिनल वैल्यू जो है वो रेशियो में 5 के इक्वल है, मार्केट वैल्यू जो है बेटा वो रेशियो में 6 के इक्वल है। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि इफ नॉमिनल वैल्यू जो है वो 5x रुपीज है, तो मार्केट वैल्यू जो होगी वो क्या है बेटा, ₹6x के इक्वल है। तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि जो मार्केट वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा आ रहा है। तो जब भी मार्केट वैल्यू, इफ मार्केट वैल्यू जो है बेटा वो नॉमिनल वैल्यू से बड़ा होता है, तो शेयर्स हमेशा क्या होते हैं बेटा, प्रीमियम पे होते हैं, या फिर वो अबो पार होते हैं, मीन्स जो पार वैल्यू है उससे ज्यादा पर है। ठीक है, हमेशा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, अबो पार, मीन्स ऑप्शन थर्ड जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो, द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स D E F is the circumcenter of triangle DEF। एक ऐसा पॉइंट जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट DEF से क्या है बेटा, इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो वो जो पॉइंट होगा बेटा DEF, कोलिनियर पॉइंट, इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल DEF। बिल्कुल सही है बेटा। देखो सर्कम सेंटर क्या होता है, आपको सपोज कोई भी 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये A है, ये B है और ये C है, तो आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कर लो जो क्या है, इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। मींस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये इक्वल कब होगी, जब आप इस पॉइंट को सेंटर ले लो और इसको रेडियस लेके आप क्या कर दो, एक सर्कल ड्रॉ कर दो। तो ये जो सर्कल होगा वो रिमेनिंग 2 पॉइंट से भी क्या करेगा बेटा, पास करेगा, बिकॉज ये डिस्टेंस x है, ये x है, ये x है, तो तीनों अगर x होगी तो ये तीनों क्या होगी, सर्कल की रेडियस होने वाली है। आई बात समझ में? तो ये जो पॉइंट होगा बेटा C, ये ऑलवेज क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, आई होप आपने पढ़ा हुआ होगा। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो क्या है बेटा, सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है बेटा, देखो, द इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स इंटरसेक्ट। बिल्कुल सही है बेटा। इन सेंटर जो होता है वो क्या होता है बेटा, ट्राइंगल का, कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, जो ट्राइंगल के इंटरनल एंगल है बेटा, इसका जो बाइसेक्टर होते हैं, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, तो इन तीनों के बाइसेक्टर बेटा जहां कट कर रहे हैं वो जो पॉइंट होता है बेटा वो क्या होता है, ऑलवेज इन सेंटर होता है। तो अगर आप इस पॉइंट को सेंटर लेके कोई भी सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये जो सर्कल होगा बेटा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन सर्कल बोलते हैं। जो बाहर सर्कल बन रहा है ट्राइंगल के, ये जो ट्राइंगल है देखो, ये ट्राइंगल ही तो बन रहा है, ठीक है, तो ट्राइंगल के बाहर सर्कल बन रहा है तो वो सर्कम सर्कल होगा, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बन रहा है तो वो इन सर्कल होगा हमेशा। ठीक है, तो एंगल्स के बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑलवेज हमें इन सेंटर मिलता है बेटा, और सर्कम सेंटर कब मिलता है बेटा, जब भी आप क्या करोगे, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो ऐसा पॉइंट जो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो वो ऑलवेज हमेशा क्या होगा बेटा, आपका
सर्कमसेंट तक होगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा यहाँ पे सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट असर्शन रीजन का है, देखो इफ साइन स्क्वायर प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 है, देन कॉस की पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, हमें दे रखा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए, तो अगर मैं यहां से वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू आपको 1 की 1 है बेटा, है ना। तो इस साइन स्क्वायर ए को बेटा मैं इस साइड भेज देता हूं, तो साइन ए इक्वल टू बेटा हमारे पास में क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। आई बात समझ में। इट मीन हमारे पास में क्या आ गया, साइन ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो कॉस की पावर 4a, तो कॉस की पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये मैं LHS साइड ले लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास में देखो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू साइन ए के इक्वल आ गई, तो यहाँ पे कॉस की पावर 4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, प्लस मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए। तो अभी कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं साइन ए पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर साइन ए पुट करूंगा तो साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में ये आ गया साइन ए। अब साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर है, और प्लस में साइन है, और ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है बेटा 1 के इक्वल है। इट मीन्स ये क्या आ गया हमारा RHS आ गया। इट मीन्स जो फर्स्ट असर्शन है बेटा वो तो सही है। ठीक है, सेकेंड रीजन क्या है बेटा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, बिल्कुल सही है, इसी को तो हमने यूज किया है। इट मीन्स रीजन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। तो असर्शन ट्रू है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं फटाफट। देखो क्या है, इन द गिवन डायग्राम ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल EFG के। तो ट्राइंगल ABC मीन्स ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल EFG मीन्स ये वाला ट्राइंगल, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और करेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा बेटा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा या इक्वल होगा, है ना। आपको दे रखा है इफ एंगल एंगल ABC जो है वो 60 डिग्री है, और एंगल EFG वो भी क्या है 60 डिग्री है, देन द लेंथ ऑफ साइड FG। तो हमें कौन सी फाइंड आउट करनी है बेटा, FG, ये वाली फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो अब बेटा ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। इट मींस एंगल A जो होगा वो एंगल E के इक्वल होगा बेटा। ठीक है, एंगल B जो होगा वो एंगल F के इक्वल होगा, और एंगल C जो होगा वो एंगल G के इक्वल होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एंगल मेंशन कर देता हूँ, फिर उन एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लूंगा मैं, है ना। तो एंगल A जो है वो एंगल E के इक्वल है, तो ये एंगल A हो गया बेटा, ये एंगल E के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट एंगल B जो है वो एंगल F के इक्वल है, B और F तो ऑलरेडी 60 इक्वल दे ही रखे हैं हमें, है ना, तो ये तो 60 डिग्री। नेक्स्ट एंगल C मीन्स ये वाला एंगल, तो इसको मैं डबल एंगल लाइन से दिखा देता हूँ ना। तो एंगल C जो है वो एंगल G के इक्वल होगा, मीन्स इस वाली साइड। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन एंगल्स के अपोजिट जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो ले लेता हूँ। तो इस ट्राइंगल ABC में देखो एंगल A के अपोजिट क्या आ रहा है, BC आ रहा है, तो एंगल A के अपोजिट BC आ गया। एंगल A के इक्वल यहाँ पे कौन है, एंगल E, तो एंगल E के अपोजिट यहाँ पे साइड क्या आ गई बेटा, FG आ गई। ठीक है, नेक्स्ट एंगल B के अपोजिट AC है, उसका हमें कोई यूज नहीं है यहाँ पे एंगल, चलो मैं ले लेता हूँ। देखो एंगल B के अपोजिट AC आ रहा है बेटा, यहाँ पे एंगल B के इक्वल कौन है, एंगल F के अपोजिट क्या है बेटा, EG। ठीक है, नेक्स्ट एंगल C के इक्वल बेटा क्या है, अपोजिट क्या आ रहा है, AB आ रहा है बेटा, और यहाँ पे एंगल C के इक्वल क्या है, एंगल G, तो एंगल G के अपोजिट क्या है बेटा, यहाँ पे EF है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, FG फाइंड करना है ना। FG मीन्स ये वाली टर्म फाइंड करनी है। BC की वैल्यू हमारे पास में है क्या बेटा, देखो BC की वैल्यू 3 है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों रेशियो को इक्वेट कर देता हूँ, बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है, FG फाइंड करना है। AB की वैल्यू हमारे पास में है, ठीक है, ये सब वैल्यू बाकी 3 है हमारे पास में, ये FG नहीं है बस। तो देखो BC क्या है बेटा, BC की वैल्यू 3 है, अपॉन FG हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्वल टू AB किसके इक्वल है बेटा, 15 के इक्वल है, अपॉन EF जो है वो किसके इक्वल है, 75 के इक्वल है। ठीक है, तो 75 से तो ये कैंसिल हो गया बेटा, कितने टाइम, 5 टाइम। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो FG इक्वल टू 3 इंटू 5 आ जाएगा, तो FG की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई बेटा,
15 सेंटीमीटर, यही हमें फाइंड करना था। तो आंसर क्या हो गया बेटा इसका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का 12 है ना, क्या है देखो, इफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फेयर्स, तो स्फेयर्स का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, उनका आपको रेशियो दे रखा है 27:64। तो सपोज फर्स्ट स्फेयर है उसका वॉल्यूम मैं V1 ले लेता हूँ, सेकंड स्फेयर जो है उसका वॉल्यूम V2 ले लेता हूँ। इसका जो रेशियो है बेटा दे रखा है आपको 27/64। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो आपको इनकी रेडियाई का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सपोज जो फर्स्ट वाला स्फेयर है उसकी रेडियस मैं R1 ले लेता हूँ, सेकंड वाला जो स्फेयर है उसकी रेडियस R2 ले लेता हूँ। तो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम फिर क्या हो जाएगा बेटा, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4πr², तो R की जगह मैं R1² ले लेता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम की बात हो रही है आई थिंक, है ना, वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम तो क्या होता है बेटा 4/3πr³ होता है ना, ये तो सरफेस एरिया होता है। वॉल्यूम जो होता है वो होता है बेटा 4/3πr³, तो r³ की जगह R1³। और सिमिलरली जो सेकंड वाला है स्फीयर उसका वॉल्यूम 4/3πr2³ इक्वल टू आ जाएगा बेटा 27/64। तो 4/3π से 4/3π तो कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या आ गया बेटा R1³/R2³ इज इक्वल टू 27/64। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा R1/R2 का होल क्यूब इज इक्वल टू ये आ जाएगा 27/64। ठीक है, तो R1/R2 क्या आ गया बेटा, फिर क्यूब रूट ले लेता हूं मैं बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा देखो 27 जो है इसको मैं 3 का क्यूब लिख देता हूँ बेटा, 64 को मैं 4 का क्यूब लिख देता हूँ। ठीक है, और इसका क्या लग रहा है बेटा 1/3, बिकॉज हमने क्या लिया है क्यूब रूट लिया है, तभी वहां से जो R1/R2 का क्यूब है वहां से क्यूब हटेगा, क्यूब रूट लूंगा तो, है ना। तो R1/R2 की वैल्यू क्या आ गई 27 को मैंने 3 लिख दिया, 64 को मैंने क्या लिख दिया बेटा 4 और इसकी पूरे की पावर क्या लिख जाएगी 1/3। तो ये हमारे पास में क्या आ गया देखो 3/4 की होल पावर 3 कर देता हूं मैं, और इस पूरे की पावर आ गई 1/3। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो R1/R2 जो है वो किसके इक्वल आ गया बेटा 3/4 के। इट मीन्स R1 रेडियई का रेशियो क्या हो गया 3/4, मीन्स ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखो, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1375। आपको मार्क्ड प्राइस गिवन है बेटा, है ना, मार्क्ड प्राइस है ₹1375। इफ द CGST इज चार्ज्ड एट ₹4%, CGST 4% है बेटा। ठीक है, तो टोटल GST फिर कितना हो जाएगा 8% हो गया, बिकॉज जितना CGST होगा उतना ही SGST भी होता है ना। देन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडिंग GST, तो आपको टोटल प्राइस बताना है इसका आर्टिकल का, है ना। तो आर्टिकल का टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, आर्टिकल टोटल कॉस्ट जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, जो भी टैक्सेबल वैल्यू है प्लस में GST। अब यहाँ पे कोई डिस्काउंट तो दे नहीं रखा, तो जो मार्क्ड प्राइस होगा वही आपकी क्या होने वाली है टैक्सेबल वैल्यू होने वाली। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1375 प्लस GST कितना आएगा टोटल 8%, किस पे निकलेगा बेटा जो टैक्सेबल वैल्यू होती है। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या है बेटा 1375, इसका कितना 8%। ठीक है, तो कैंसिल कर देता हूं मैं, देखो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये 4 टाइम्स, और ये 25 से कैंसिल करता हूँ 5 टाइम्स 125, फिर 12 बच गया, फिर 125, है ना। 4 से ये 8 कैंसिल हो गया बेटा 2 टाइम्स, तो 55 × 2 110 आ जाएगा, 1375 प्लस 110, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1485 रुपीज, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज लोगे तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही आप नेग्लेक्ट कर दोगे, बिकॉज आपको इंक्लूडिंग कॉस्ट बतानी है टोटल आर्टिकल की। तो अगर ये टैक्सेबल वैल्यू इतनी है तो आंसर तो इससे तो बड़ा ही आएगा, बिकॉज इसमें GST भी ऐड होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दे रखा है बेटा, द सॉल्यूशन सेट फॉर, तो आपको ये एक इनइक्वेशन गिवन है, इसका आपको सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है ना। तो इनइक्वेशन क्या दे रखी है देखो 0 लेस देन -x/3 लेस देन 2, और आपको गिवन है बेटा x जो है वो क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ देखो अब माइनस का x/3 दे रखा है ना, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूं, या मैं -3 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे क्या होगा देखो x जो है वो माइनस का है वो प्लस का x हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं मल्टीप्लाई करता हूं -3 से, तो जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से
मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। तो मैं पूरी इन इक्वेशन को बेटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं -3 से, तो -3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 0 आएगा। इन इक्वेशन का साइन बेटा चेंज हो जाएगा। यहाँ बेटा मल्टीप्लाई करूंगा -x/3 है, इसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। यहाँ इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, ये जो 2 है बेटा वो -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या आ गया 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, जो 0 है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। 0 जो है वो x से बड़ा है और x जो है वो -6 से बड़ा है। तो इसका मतलब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x जो है वो -6 से तो बड़ा होगा बट 0 से छोटा होगा, ठीक है। अब हमें इसमें से कौन सी वैल्यू लेनी है, जो इंटीजर है सिर्फ वही लेना है। तो -6 और 0 के बीच में बेटा इंटीजर कौन कौन से आ गए, तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, -6 और 0 के बीच में न -6 इंक्लूड है न 0 इंक्लूड है ना। तो -6 के से बड़ा फिर -5 हो गया, -4 -3 -2 -1, 0 इंक्लूड नहीं है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, सॉल्यूशन सेट। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो असर्शन आपको गिवन है बेटा, द मीन ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर इज 4.5। तो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर कौन कौन से है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स है, तो इनका हमें क्या करना है बेटा, मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन जो होता है बेटा वो क्या होता है, सभी डेटा का सम अपॉन में नंबर ऑफ डेटा, है ना। ये लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये रीजन तो सही होने वाला है, ठीक है। तो सभी ऑब्जर्वेशन का मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया और डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 9 है। तो अब इनका अगर मैं सम करता हूं तो x बार इक्वल टू क्या आएगा, देखो 9 + 1 10, 8 + 2 10, 7 + 3 10, 6 + 4 10। तो 10 कितनी टाइम्स आ गया बेटा, 4 टाइम 10 आ गया, मीन्स 40 और प्लस में क्या आ गया 5। तो ये आ गया हमारे पास में 45 अपॉन में 9। तो ये तो कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। इट मीन्स मीन जो है वो 5 आ रहा है हमारा, है ना। तो यहाँ पे तो क्या दे रखा है, मीन 4.5। इट मीन्स असर्शन जो है वो गलत है, रीजन जो है वो क्या है, सही है। मीन का फॉर्मूला तो यही होता है ना। इट मीन्स ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो ऑप्शन बी जो होगा बेटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा जिसमें आपको एमसीक्यू गिवन थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियो में जो सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बच गया है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।